हाँ जी, नमस्कार बच्चों। सिद्धाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखिए, हम आगे है ना टॉपिक को बढ़ाते हैं। अपन ने कल अवोगाद्रो की परिकल्पना पढ़ी थी ना, और उसके अपन ने दो अनुप्रयोग पढ़ लिए थे ना। कितने? दो। एक तो वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध, और दूसरा था परमाणुकता ज्ञात करने में। परमाणुकता तो सिंपल था ना कि भाई किसी भी अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या क्या कहलाएगी, उसकी परमाणुकता ना। उसके आधार पर अपन ने एक सवाल किया था ना। और वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध क्या था, देखिए ना। अपन ने मतलब एक तो घनत्व पढ़ा था, फिर एक रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब अरे किसी दूसरे पदार्थ के सापेक्ष घनत्व, और ठोस या द्रव के लिए उसी रिलेटिव डेंसिटी का नाम क्या है? विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक आपको याद क्या रखना है, घनत्व का मात्रक है ना, ग्राम पर ml या ग्राम पर है ना, मतलब सेंटीमीटर क्यूब, जिसको ग्राम पर सीसी लिखा था अपन ने ना। और 1 ml बराबर 1 घन सेंटीमीटर होता है, ये भी आपको याद रखना है ना। एक जल का घनत्व कुछ भी नहीं दे तो क्या मानना है आपको? 1 ग्राम पर ml, और वो कहाँ होता है? 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर होता है ना। और जो मैक्सिमम होता है ना, तो कोई पूछ ले हमसे कि जल का घनत्व मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। फिर उसी को आगे अपन ने क्या कह दिया, जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको गैस के लिए क्या कहते हैं अपन? वेपर डेंसिटी, वाष्प घनत्व। और वाष्प घनत्व किसके है ना, अरे सेंस में या किसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं अपन? हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में ना। अगर कोई दूसरी गैस ले ली जाएगी तो उसके रेस्पेक्ट में निकालोगे तो फिर उसको वाष्प घनत्व लिखेंगे अपन ना। तो वाष्प घनत्व बराबर क्या हुआ? किसी भी गैस का घनत्व अपॉन हाइड्रोजन का घनत्व। फिर एक रिलेशन आया था कि वाष्प घनत्व बराबर क्या है? अणुभार बटे 2, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। क्यों? हाइड्रोजन के सेंस में माप रहे हैं। हाइड्रोजन का क्या है? अरे वाष्प घनत्व है ना, मतलब वाष्प घनत्व बराबर अणुभार बटे 2। क्यों? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2 ही है ना, उसके रेस्पेक्ट में माप रहे हैं अपन। ठीक है, आगे देखिए। अब अपन पढ़ते हैं आगे। आज अपना टॉपिक है मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। क्या है बच्चों? मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। देखिए, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र ना। हाँ जी, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र। हाँ जी, देखिए आज हेडिंग क्या है अपनी? मूलानुपाती सूत्र एवं अणुसूत्र। देखिए, इसकी इंग्लिश लिखना चाहूंगा ना, इसको तो बोलते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला। एंड अणुसूत्र को बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये लीजिए, ठीक, इसको शॉर्ट में है ना, अरे इसको शॉर्ट में मैं EF लिखा करूंगा ना, और इसको MF। ये लीजिए, इसको EF का मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला और MF का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक बार समझिए, आप देखो ना, अरे अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र होता क्या है? देखिए, मैंने ऐसा लिख दिया C6H12O6। इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम ग्लूकोज है भैया ना। अरे इसका नाम क्या है बच्चों? ग्लूकोज। C6H12O6 का नाम क्या है? ग्लूकोज। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर कौन कौन से तत्व हैं? एक तो देखो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक कौन है? ऑक्सीजन। यानी एक तो कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक कौन है आपका? ऑक्सीजन। मैं यदि पूछूं आगे कि भाई कार्बन तत्व के कितने परमाणु हैं, तो आपका हो गया 6। हाइड्रोजन के कितने? 12। ऑक्सीजन के कितने? 6। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि भाई इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या और भी, तो देखो इससे सिंपल हो सकता है ना। कैसे? अरे 6 से काट दो तो 1:2:1। तो इसका मतलब अरे इनका जो सिंपल रेशो आया ना, किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व के है ना, जो परमाणु है उनका जो सिंपल रेशो आया, अरे सरल अनुपात आया, वो क्या आया? 1:2:1। इसका मतलब कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। अरे तो ये जो सूत्र आया ना, इसी का नाम क्या है बच्चों? अरे इसी का नाम है मूलानुपाती सूत्र। कौन सा सूत्र? मूलानुपाती सूत्र। और ये जो है, अरे ये ग्लूकोज का कौन सा सूत्र है? अणुसूत्र। कौन सा सूत्र है? अणुसूत्र। तो दोनों में डेफिनेशन, अरे दोनों की डेफिनेशन क्या हुई देखो। ये तो क्या है कि भाई ग्लूकोज का अणु था, उसमें कार्बन तत्व के 6 परमाणु, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6। तो क्या कहेंगे? किसी भी अणु में उपस्थित है ना, अरे परमाणुओं की वास्तविक संख्या हुआ ना,
किसी भी अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या, वास्तविक तो कितनी है, इसकी 6, इसकी 12, इसकी 6, इसको दर्शाने वाला सूत्र क्या है, अणुसूत्र। और यदि हमसे कोई कह दे कि भैया ना किसी भी अणु में उपस्थित जो है ना तत्व है उनके परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को ना, किसको, सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करने वाला सूत्र क्या कहलाएगा, मूलानुपाती सूत्र। तो इनका सरलतम तो क्या है, अरे सिंपल तो यही है ना, 1:2:1। तो समझ में आ गया होगा आपके कि अणु में उपस्थित है ना, अरे परमाणुओं की संख्या के सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करने वाला सूत्र मूलानुपाती सूत्र, और अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाने वाला सूत्र क्या कहलाता है, अणुसूत्र। अब देखिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं एक बार ना, आपके लिए मैं डेफिनेशन लिखता हूं एक बार ना। हाँ जी, देखिए तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है सुनिए, ये हो गया आपके, ये लीजिए, ये तो मैं शॉर्ट में लिख दूंगा ऐसा ना। तो डेफिनेशन क्या है, देखो किसी अणु में उपस्थित, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के सापेक्षिक सरलतम, हाँ सिंपलेस्ट, सापेक्षिक एक दूसरे के सापेक्ष है ना, तो सापेक्षिक सरलतम अनुपात को प्रदर्शित करने वाला सूत्र, प्रदर्शित करने वाला सूत्र, हाँ जी, करने वाला सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहलाता है ना। कौन सा सूत्र कहलाता है बच्चों, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। ये लीजिए, तो ये आपके है ना, अरे मूलानुपाती सूत्र की परिभाषा हुई है ना, सिंपलेस्ट है ना, सिंपलेस्ट रिलेटिव रेशो ना। आगे देखिए अगली डेफिनेशन, किसी अणु में उपस्थित, अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को, कौन सी संख्या को, वास्तविक, अरे वास्तव में कितने हैं ना, रियल में कितने परमाणु उसके अंदर, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र क्या कहलाता है, अणुसूत्र कहलाता है, अणुसूत्र कहलाता है। ये लीजिए, तो अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाला सूत्र क्या कहलाएगा, अणुसूत्र। अब देखिए इसके बाद मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, देखो ना, हाँ अगर आपको ना देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे, क्या दे दे बच्चों, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे, और कौन सा फॉर्मूला पूछ ले, एम्पेरिकल फॉर्मूला ना, या एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछ ले ना, या फिर आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दे और फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ ले, देखिए क्या होगा। देखिए मैं यहां लिख रहा हूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको मान लो CH4 दे दिया, क्या दे दिया, CH4। अब देखिए CH4 का मतलब क्या है, कार्बन एक, हाइड्रोजन कितने, 4, 1:4। अब इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी यही है और इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी यही है। ऐसे देखो आपको यूं दे दिया C6H6, ये तो क्या दे दिया आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हमसे पूछ ले कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला, अरे तो एम्पेरिकल फॉर्मूला तो क्या है, अरे एम्पेरिकल फॉर्मूला यही तो है, सापेक्षिक सरलतम अनुपात। सरलतम अनुपात चाहिए तो अभी तो मैं इसको और सिंपल कर सकता हूँ, ये भी 6, ये भी 6, 6:6, अरे इसको काटूंगा तो 1:1। इसका मतलब क्या होगा, अरे इसका मतलब क्या होगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा बच्चों, CH। आगे देखिए मैं ऐसा लिख दूं
ऐसा लिख लूं, देखो C6H12O6। तो अभी तो पढ़ा था अपन ने, अरे 6/12 6, इसको और सिंपल कर सकता हूं मैं 1:2:1। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो सकता है, CH2O। अरे क्या हो सकता है, CH2O। एक और देख लीजिए आप, जैसे मैंने लिख दिया C2H6, ये लीजिए, देखिए ये 2 और ये 6, 2:6। इसको और सिंपल कर सकता हूं मैं 1:3। तो ये क्या हो जाएगा, CH3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला भी एक ही होगा ना। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया तो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला एक ही होगा ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना होगा, 1। पर मान लो हमको क्या दे दे, एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दे ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक से ज्यादा हो सकते हैं ना। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक से ज्यादा हो सकते हैं, कैसे देखिए आप। हाँ जी, देखिए जैसे मैंने ले लिया आपको ना, ये क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला देखिए ना आप, एम्पेरिकल फॉर्मूला ना मैंने यदि ये दे दिया ना, अरे CH3 ले लिया, ये कोई एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो सकता है, ये 1 ये 3, तो क्या हो सकता है देखो, अरे मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, कितने से, 2 से, तो ये क्या हो जाएगा C2 और ये H6, C2H6। उससे वापस एम्पेरिकल फॉर्मूला बना लो, वो 2 वो 6 काटोगे तो 1:3, यही तो बना। अब कोई कह रहा है सर 2 से नहीं 3 से कर दो, आप कर लो 3 से। देखो C3 और H कितने हो जाएंगे आपके, 9, C3H9। अरे पर देखिए एक चीज देखिए आप, क्या, अरे हमने ये पढ़ रखा है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2। अगर मैं यहां मान लो, अरे n का मान कितना रख दूं मैं, n का मान कितना रखूं, मुझे देखो C3 चाहिए तो मैं C3 रखूंगा। तो देखिए H कितने, 3 दूनी 6 और 2 8, तो C3H8 फॉर्मूला बन गया ना। एल्कीन के अंदर 2 हाइड्रोजन और कम होते हैं तो वहां तो H6 ही होगा, एल्काइन में 2 और कम हो जाएंगे तो वहां तो H4 ही होगा। इसका मतलब 3 कार्बन के साथ अधिकतम कितने, अरे 8 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं ना, पर हमने यहां तो कितने जोड़ दिए, 9। इसका मतलब ये बनेगा ही नहीं है ना। तो इसका मतलब, अरे अगर हमको ये एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है तो इसका केवल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही बनेगा ना, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही बनेगा ना। एक और देखिए आप, जैसे मान लो अपन को ये दे दिया CH, अब देखो CH दे दिया तो मैं इसको 2 से गुणा कर दूं, अरे यहाँ तो 1 1 है ना, 1:1, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, C2H2। अरे C2H2 को एथाइन बोलते हैं, पर एथाइन तो होता है एग्जिस्ट करता भी है ना, वो C3H9 तो एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों, अधिकतम हमारे एल्केन में अधिकतम हाइड्रोजन होते हैं ना, तो अधिकतम 3 कार्बन के साथ 8 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं ना। यहाँ तो 9 जोड़ दी मैंने, इसलिए गलत हो गया ना। आगे देखिए, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितने से, 6 से, तो क्या होगा, देखिए 6 से करूंगा तो C6H6, और C6H6 को तो क्या बोलते हैं अपन, अरे बेंजीन बोलते हैं ना। तो इसका मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला दे रखा है तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 से ज्यादा हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है या 1 से ज्यादा भी हो सकता है। देखो यहाँ तो 1 की, यहाँ 1 से ज्यादा 2 बना दिए मैंने। लेकिन हाँ, अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है ना तो एम्पेरिकल फॉर्मूला 1 ही होगा ना, ये याद रखें, ठीक है। आगे देखिए, हाँ जी, आगे देखिए, जैसे अपन ना, अरे अणुसूत्र से आणविक द्रव्यमान निकालते हैं ना, अणुसूत्र से क्या निकालते हैं, आणविक द्रव्यमान। अरे जैसे जल का निकालो, CO2 का 44 आता है, जल का 18 आता है, ये सारे क्या हैं, अरे आणविक द्रव्यमान, जिसको अणुभार भी बोलते हैं, पढ़ा ना। तो वो किससे निकलता है, अरे अणुसूत्र से निकलता है ना, अणुसूत्र से। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास, अणुसूत्र से आणविक द्रव्यमान। तो ऐसे मूलानुपाती सूत्र से क्या निकलेगा, अरे मूलानुपाती द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र से क्या निकलेगा बच्चों, मूलानुपाती द्रव्यमान। तो क्या कहेंगे, देखो मैं है ना हेडिंग लिखता हूं छोटी सी, मूलानुपाती द्रव्यमान, एम्पेरिकल मास। जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मॉलिक्यूलर मास निकलता है आणविक द्रव्यमान, अणुसूत्र से आणविक द्रव्यमान, ऐसे मूलानुपाती सूत्र से क्या निकलेगा, मूलानुपाती द्रव्यमान। तो देखिए अगली हेडिंग क्या है अपनी, मूलानुपाती द्रव्यमान, एम्पेरिकल मास। देखिए मूलानुपाती द्रव्यमान क्या है,
अरे मूलानुपाती सूत्र है तो उसका द्रव्यमान क्या कहलाएगा, मूलानुपाती द्रव्यमान। तो क्या लिखेंगे अपन, मूलानुपाती सूत्र के द्रव्यमान को क्या कहते हैं बच्चों, द्रव्यमान को मूलानुपाती द्रव्यमान कहते हैं। अब देखिए एक रिलेशन, जैसे आणविक द्रव्यमान को अणुभार भी बोलते हैं अपन ना, और उसको कल मैंने शॉर्ट में मॉलिक्यूलर वेट लिखा था ना MW, क्या लिखा था MW। तो देखिए मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि मॉलिक्यूलर वेट बराबर क्या होता है N गुणा एम्पेरिकल मास है ना, शॉर्ट में लिखो तो EM ना या एम्पेरिकल है ना, ये लो थोड़ी बहुत इंग्लिश भी सीखे हैं आप है ना। अरे इसका नाम ही क्या है, अरे ये ही है एम्पेरिकल मास। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट है ना, या मॉलिक्यूलर मास बराबर क्या है N गुणा एम्पेरिकल मास। और N क्या है, देखिए अरे N 1 2 3 4 डैश 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 कोई पूर्णांक संख्या हो सकती है ना, पूर्णांक भिन्न में नहीं लेना ना, ये लीजिए होल नंबर है ना, पूर्णांक। ये समझ में आ गया आपको सब कुछ। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपने इस पर आधारित है ना, अरे इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, कैसे देखिए आप। हाँ जी देखिए एक बार है ना क्वेश्चंस देखिए आप, मैं एक क्वेश्चंस लिखता हूं ना। हाँ देखिए क्वेश्चंस क्या है सुनिए, शॉर्ट में लिख दूं। मान लो कोई एक अणु है ना, अरे उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला कितना है EF है उसका CH3, ठीक है ना। और हमसे कह दिया ना अरे मॉलिक्यूलर वेट है ना, अणुभार कि एक अणु है उसका ना, अरे मूलानुपाती सूत्र CH3 है और उसका अणुभार का मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अरे 30 है ना। कितना है बच्चों 30। और हमसे क्या पूछ ले कि उसका अरे MF मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ ले ना, क्या पूछ ले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये लो MF। हाँ जी क्वेश्चंस देख लो, शॉर्ट में लिख दिया मैंने क्वेश्चंस है ना, कि भाई एक अणु है उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है ना, यानी मूलानुपाती सूत्र CH3 है, उसका अणुभार कितना मॉलिक्यूलर वेट 30 है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ना, अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट निकलता है ना। अरे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से क्या निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट। देखिए हाँ जी देखिए इसको सॉल्व करता हूं मैं ना, सॉल्यूशन देखिए अणुभार दे रखा है हमको, अरे अणुभार कितना है, अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट, एक सेकंड में। हाँ जी अणुभार देखिए यानी MW, ये कितना है अपना, अरे ये 30 है ना, कितना है 30। और देखो मूलानुपाती सूत्र दे रखा है, तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, अरे मूलानुपाती द्रव्यमान निकाल सकता हूं ना, मूलानुपाती अरे द्रव्यमान निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा मैं मूलानुपाती सूत्र, अरे कार्बन है, एक कार्बन उसका 12, हाइड्रोजन कितने हैं 3, एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है 1, तो कितना हुआ, अरे 12 + 3 बराबर कितना हो गया बच्चों, अरे 15। तो देखिए अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना है 30 और मूलानुपाती द्रव्यमान कितना है 15। लगाइए वो वाला फॉर्मूला, अरे MW बराबर क्या है अपने पास N गुणा क्या है एम्पेरिकल मास। देखना मॉलिक्यूलर वेट कितना है 30 बराबर N गुणा मूलानुपाती द्रव्यमान कितना आया 15, तो 15 काट लीजिए यहां से, 15 दूना 30, तो N का मान कितना आया, अरे 2 आया। पूर्णांक कितना आ गया बच्चों 2। हमसे पूछा क्या है मूलानुपाती वो अणुसूत्र ना, अरे हमसे पूछा क्या है अणुसूत्र,
क्या पूछा है बच्चों? अणु सूत्र ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र, ये लीजिए अणु सूत्र यानी MF बराबर क्या होगा? देखो, अरे मैंने क्या कहा, मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार या आणविक द्रव्यमान किससे निकलता है? अणु सूत्र से। तो इसका मतलब ये अणु सूत्र ही है, बराबर n गुणा एम्पेरिकल मास किससे निकलता है? अरे एम्पेरिकल फॉर्मूले से निकलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे अणु सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्रित हो गया। तो क्या होगा? n गुणा, अरे मूलानुपाती सूत्र, क्या हो गया बच्चों? n गुणा मूलानुपाती सूत्र। एक क्वेश्चन मैंने डिटेल से करके बता दिया आपको ना, अब की बार मैं शॉर्ट में लिखूंगा ना। देखिए, तो n कितना है अपने पास? 2, और मूलानुपाती सूत्र कितना है? अरे CH3, तो 2 × CH3, तो क्या हो जाएगा ये बच्चों? अरे C2 और H6, अरे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो C2 और H6। तो हमने जो पूछा था ना वो आ गया हमारे पास। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए ना, फिर मैं अगला सवाल थोड़ा शॉर्ट में करूंगा ना। देखिए, उतारिए एक बार आप इसको ना। हाँ जी, देखिए, तो ये तो क्या हो गया? अरे हमको है ना डायरेक्ट उसने क्या दे दिया? एम्पेरिकल फॉर्मूला दे दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लिया और मॉलिक्यूलर वेट दे दिया ना। अब की बार हमको अरे एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं दिया ना और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ना पूछ ले, तो कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे, आइए। हाँ जी, अब की बार हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं दिया ना और क्या पूछ ले? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे हम? देखिए आप, हाँ जी, देखिए क्वेश्चंस क्या है, सुनिए। देखिए, एक हाइड्रोकार्बन में, एक कोई हाइड्रोकार्बन है ना, हाइड्रोकार्बन तो आप जानते हैं ना, अरे ऐसे यौगिक जो है ना, या ऐसे यौगिक जो कि है ना कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। तो देखिए, एक हाइड्रोकार्बन में कार्बन का द्रव्यमान 75% है ना। तो एक हाइड्रोकार्बन में कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 75% है। तो हाइड्रोकार्बन का सरलतम सूत्र ज्ञात करो। सरलतम सूत्र ज्ञात करो। तो क्वेश्चन समझ में आया आपके? क्या कहा मैंने कि एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है ना, उसमें कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है? अरे 75 है ना। इसका मतलब बचा हुआ है वो कौन है? हाइड्रोजन। अरे टोटल परसेंट हमेशा 100 मानते हैं बच्चों ना, टोटल परसेंट 100। जब कार्बन 75 है तो हाइड्रोजन कितना हुआ? अरे 100 में से घटा तो 25% हो जाएगा ना। हाइड्रोकार्बन का सरलतम सूत्र, अरे सरलतम सूत्र का मतलब समझ गए आप? अरे सिंपलेस्ट रेशो, सरलतम सूत्र, सरलतम अनुपात, तो वो मूलानुपाती सूत्र ही होता है ना। सरलतम सूत्र का मतलब क्या हो गया? अरे मूलानुपाती सूत्र। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये लीजिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कौन कौन से तत्व हैं? तो देखिए हाइड्रोकार्बन में कौन कौन से तत्व हैं? एक तो कार्बन है, एक कौन है? हाइड्रोजन। कार्बन कितना है? 75%। ये कितना है? 25%। ये लीजिए, हो गया। ये तो इनका मास हो गया ना। अरे ये इनका क्या हो गया? मास। ये लो मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए, अरे मैं ऐसे कह दूं ना कि कार्बन का मास कितना है? अरे 75 ग्राम है ना। और मैं ऐसे कह दूं कि एक कार्बन का मास कितना है? अरे 12 ग्राम। ये तो कुल मास है, 75 ग्राम दे रहे हमको ना। और ये क्या है? एक कार्बन का अरे मास कितना है? 12। तो मैं क्या करूं, इस 75 में 12 का भाग लगा दूं तो उससे कार्बन परमाणुओं की संख्या आ जाएगी ना। अरे आएगी नहीं आएगी? अरे कुल मास 75 है और हमको पता है एक कार्बन का द्रव्यमान कितना है? 12। तो मैं 12 का भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा? कार्बन की संख्या आ जाएगी ना। तो क्या कहेंगे अपन, इधर से क्या आ जाएगा?
नंबर ऑफ एटम। अरे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम यानी परमाणुओं की संख्या। तो देखो इसमें कितने का भाग लगाऊंगा मैं, अरे 12 का, ये लीजिए। और इसमें कितने का भाग लगाऊंगा, अरे हाइड्रोजन का तो कितना है, एक ही है, तो एक का भाग लग जाएगा। अब देखिए आप नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, देखिए एक सेकंड ना, मैं इसको यहां लिखता हूं, देखो ना, यहां आपको ना थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। तो नंबर ऑफ एटम निकालने तो अपन क्या करेंगे, ये जो मास है उसमें मैंने किसका भाग लगा दिया, एक कार्बन की मास का, या 25/1 हो गया। अरे हो गया क्या। अब आपको क्या निकालना है, सापेक्षिक है ना, अरे परमाणु की है ना सिंपलेस्ट है, याद आपको सिंपलेस्ट रेशो ना, अरे रिलेटिव सिंपलेस्ट रेशो है ना, सापेक्षिक सरल अनुपात है ना, तो वो निकालेंगे तो क्या होगा, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम है ना, सापेक्ष रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना। अच्छा RELATIVE रिलेटिव, एक सेकेंड इसको मैं दोबारा से ना लिखता हूं पूरे को ना, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। देखिए रिलेटिव नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या है, सुनो। देखिए सबसे पहले तो इसमें देखो कौन कौन है, कार्बन 75%, तो हमको पता हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, तो हाइड्रोजन कितना आ गया, 25 आ गया। अब मैंने क्या कहा, कुल द्रव्यमान दे रखा है, तो आप एक परमाणु के द्रव्यमान का भाग लगा दो, तो उससे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम का मतलब परमाणुओं की संख्या। 75 में 12 का भाग लगा दिया, क्यों, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है और हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, 25 में एक का भाग लगा दिया मैंने, हो गया। अब अपन क्या करें, रिलेटिव नंबर है ना, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम है ना, अरे सापेक्षिक परमाणुओं की संख्या। तो देखिए सापेक्षिक परमाणुओं की संख्या कैसे आएगी, है ना, 2 है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे तो सॉल्व करो, इसको 12 का भाग लगाओ, इसमें एक का भाग लगाओ, एक का लगाएंगे तो 25 ही आएगा, और 12 का लगाओगे तो जितना भी आएगा वो आ जाएगा ना। अब 2 ही हैं तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, अगर 3 है तो फिर आपको सॉल्व करने की जरूरत है ना। तो देखिए इसमें तो क्या करूं मैं, अरे मैं इसमें इसी का भाग लगा दूंगा ना, कैसे, अरे जो सबसे छोटा है ना, सबसे छोटे वाले का भाग लगाना। अब देखो 25 में एक का भाग लगाऊंगा तो ये तो 25 ही आएगा, और वो कितना आएगा, अरे 12 × 72 है ना, 6.5 आएगा, कितना आएगा, 6.5 आएगा क्या, 6.5 नहीं, 12 × 72 6.25 आएगा ना। अरे सॉल्व करोगे, ये 6.25 ये 25 ऐसे आएगा ना। तो इसका मतलब ये 6.25 कम है, ये ज्यादा है, तो क्या कर दो, इसी का इसी में भाग लगाऊंगा तो 1 आएगा, और ये कितना आएगा, अरे ये कितना आएगा, देखो क्या कर रहा हूं मैं, 25 इसमें किसका भाग ला रहा हूं, है ना, 25/1, एक का तो कोई मतलब नहीं है ना, और बटे 12, तो 12 कहां चला जाएगा, ऊपर काट लो उसको, 25 × 75 और 3 × 4 = 12 आ गया। अरे कितना आ गया, ये 4 आ गया, तो ये तो कितना है 1 और ये कितना है 4। अब कुछ नहीं, बस आपको क्या चाहिए, अरे एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे आएगा, तो कार्बन तो कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 4, यानी कार्बन हाइड्रोजन का रेशो कितना आ गया, सिंपल रेशो 1:4। तो कार्बन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन को 4 से कर दो, तो क्या हो गया, ये CH4, क्या हो गया, CH4 हो गया बच्चों। अरे हो गया क्या, देखिए, अरे ऐसे समझ नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए आप, यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन हाइड्रोजन मास नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, अरे कुल मास में किसका भाग लगा दो आप, उसके एटॉमिक मास का भाग लगा दो ना। अब इसको सॉल्व करते हैं आप ना, अरे इसको सॉल्व करते हैं ना, तो देखो अरे ये कितना आता, अरे ये आता 6.25, ये लो, और इसको सॉल्व करते तो ये तो कितना आता 25। अब मैं क्या कह रहा हूं, जो छोटा है उसका भाग लगाना है ना, जो सबसे छोटा है ना उसका भाग, तो देखो सबसे छोटा तो यही है, ये तो बड़ा है, तो इसका इसी में भाग लगाऊंगा तो 1 आएगा, और इसका इसमें भाग लगाऊंगा, अरे 6 × 4 = 24, तो 6.25 को 4 से गुना करते हैं 25 होता है ना, तो इसको काटूंगा इससे तो 4 बार, तो बस ये कार्बन कितना आ गया 1 और हाइड्रोजन कितना आ गया 4, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बन गया, CH4। इस तरीके से आप कर सकते हैं ना। एक क्वेश्चन और देखिए आप, हाँ जी, आयरन के
ऑक्साइड में आयरन का कोई ऑक्साइड है ना, अरे लोहे की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाएंगे तो आयरन का कोई ऑक्साइड बनेगा ना, उसमें 30% ऑक्सीजन है, 30% क्या है ऑक्सीजन। तो ऑक्साइड का सरलतम सूत्र ज्ञात करो, ऑक्साइड का सरलतम सूत्र ज्ञात करो। कैसे करोगे देखो आप, हाँ जी देखिए, हाँ देखिए कैसे करोगे आप, सुनिए सॉल्यूशन। अभी जो ऊपर किया है उसके जैसा ही काम करना है ना। देखिए यहाँ कौन कौन है, आयरन का ऑक्साइड है, इसका मतलब एक तो आयरन है, एक कौन है ऑक्सीजन, और उसमें ऑक्सीजन कितना दे रखा है 30%। देखिए एक तो कौन है आयरन और एक कौन है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन कितना है, अरे 30, तो आयरन कितना होगा 70। ये इसका क्या हो गया मास, हो गया मास। अब हमको क्या निकालना है, अरे नंबर ऑफ एटम निकालने हैं ना, नंबर ऑफ एटम परमाणुओं की संख्या। कैसे निकालोगे आप, अरे मास के अंदर किसका भाग लगा दो आप, एक एटम के मास का। तो आयरन का कितना होता है 56, तो ये क्या हो गया 70/56, और ये कितना हो गया 30, अपॉन में क्या आएगा, अरे ऑक्सीजन का कितना है 16, 70/56 30/16। अब चाहो तो इसकी तरह सॉल्व कर लो, ये सॉल्व किए थे ना अपन ने, ऐसे सॉल्व कर लो। और मैंने क्या कहा, अरे जब तक दो दे रखे ना अपन को, दो ही तत्व दे रखे तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वैसे आइडिया लगा लो, देखो अरे 56 का भाग लगाऊंगा तो एक बार एक से थोड़ा ज्यादा आएगा। यहाँ देखो अरे ये 32 होता, 16 दूना 32, इसका मतलब ये बड़ा ये कैसा है छोटा। तो क्या कर दो, जो छोटा है अरे उसका सभी में भाग लगा दो। तो यहाँ तो दो ही है, दोनों में भाग लगा दो, तो उससे क्या आ जाएगा रिलेटिव नंबर आ जाएगा ना, अरे सापेक्षिक संख्या आ जाएगी ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, अरे रिलेटिव ये नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कैसे आएगा, देखो इसी का इसी में भाग लगाऊंगा तो ये तो एक आ गया, और देखो इसमें इसका भाग लगाऊंगा तो क्या होगा, अरे 30/16 बटे क्या होगा 70/56। ये लो ऐसे ही तो है, इसको सॉल्व कर लो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, देखना 30/16 अब बटे क्या है 70/56, तो 56 कहां चला जाएगा ऊपर, और 70 कहां जाएगा नीचे। करो सॉल्व, 0 से 0 कट गया, और 7 से इसको काटो, देखो 7 8 56, 8 से इसको काटो 8 दूनी 16, तो ये कितना आ गया, अरे ये कितना आ गया बच्चों, अरे ये 3/2 आ गया। क्या आ गया 3/2, और ये कितना चल रहा है, अरे ये तो एक ही चल रहा है 3/2 का मतलब 1.5। ये पूर्णांक में नहीं आया, किसमें नहीं आया, पूर्णांक में नहीं आया, अरे ये भिन्न में आ गया, किसमें आ गया भिन्न में आ गया। तो इसको किसमें चेंज करेंगे अपन, अरे इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे। तो पूर्णांक में कैसे करेंगे, अरे 1.5 है, 1.5 को 2 से गुणा कर दो, अरे 1 से गुणा करने से कोई फायदा नहीं है ना, 1.5 का 1.5 ही रहेगा, तो 2 से कर दो तो ये 3 हो जाएगा। ये लो मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया बच्चों, अरे ये 3 हो गया। अब ऐसा नहीं है इसी को 2 से गुणा करूंगा, दोनों को ही करूंगा 2 से गुणा, तो इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये भी कितना हो गया 2। तो देखिए अरे आयरन के ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला ना, अरे यहां लिख देता हूं मैं फॉर्मूला EF। तो देखिए अरे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, देखना आयरन तो कितना है 2 और ऑक्सीजन कितना है 3, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, अरे Fe2O3, अरे ये सिंपलेस्ट है ना फॉर्मूला हो गया, सरलतम सूत्र हो गया। इस तरीके से निकालते हैं हम ना, 2 हैं तब तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आइडिया लगा लो ना, कौन छोटा है बस उसी का भाग लगा दो दोनों में ना, आपको संख्या वो ऐसी सेट करके देगा जो आसानी से कट जाए ना। कोई सोच रहा है कि सर ये कटा नहीं, तो अरे कट जाएगा ना, वो संख्याएं ऐसी देता है ना। कंपटीशन एग्जाम में आ रहा है वो हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि मैथ कैसी है आपकी, है ना, वो हमसे ये पूछ रहा है केमिस्ट्री आपको आती है या नहीं आती है ना। तो मैंने अभी तक आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए ना, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र के आधार पर, है ना। अब मैं एक सवाल का ना 1-2 सवाल कर लूंगा ना, उसके बाद फिर मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र खत्म हो जाएगा आपका, फिर हम मोल की तरफ बढ़ेंगे आगे ना। किसकी तरफ बच्चों, मोल की तरफ, है ना। और क्लासें आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, आगे बच्चों तक शेयर करें। शेयर कम से कम कर रहे हैं आप ना, हाँ लाइक सब्सक्राइब वगैरह तो अच्छे चल रहे हैं ना, हाँ पर शेयर कम से कम कर रहे हैं आप ना। अगर आपको कोई डाउट आया ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए ना, आपको जरूर जवाब दिया जाएगा ना, ठीक है। और कल मिलते हैं फिर, है ना।
ठीक है बच्चों, कल आगे क्लास को बढ़ाएंगे ना, तो आप है ना, ओके, गुड नाइट, शुभरात्रि सभी को, है ना। अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से नोट्स बनाएं आप ना। अभी 11th क्लास में आपके पास समय है ना, फिर बाद में समय नहीं है ना, समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं है ना। ठीक है, ओके, गुड नाइट, कल मिलते हैं।